हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर में आपको पढ़ाया है। आज का जो टॉपिक्स है दैट इज़ ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना है और ओम्स लॉ जो भी मतलब डेफिनेशन दे रहा है वो सभी एक्सपेरिमेंटल है। Ohm's law states that if the physical circumstances of the conductor, that is length, temperature, mechanical strength, remains constant, ये जो भी प्रॉपर्टीज है दैट इज किसी भी कंडक्टर का लेंथ, टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर सभी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, तब देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से हम V इज इक्वल टू I इंटू R लिख सकते हैं। और ये जो R है इसे हम बोलेंगे एक कांस्टेंट, इसको नाम बोलेंगे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक टर्म दिया है जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज द ओम्स लॉ। एंड यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर इक्वल सिंबल लाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, और इन दिस केस इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। सो आपका ओम्स लॉ का डेफिनेशन हो गया। और ये एकदम आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। इफ़ द फिजिकल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कंडक्टर दैट इज लेंथ, टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ remains constant, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends। इजी है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। अब हम एक पढ़ेंगे ओमिक सब्सटेंसेस और एक होता है नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अब ओमिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो कंडक्टर या फिर सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम बोलेंगे ओमिक सब्सटेंसेस। और दूसरा है नॉन ओमिक। नॉन ओमिक हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अब ओमिक सब्सटेंसेस जो भी है उन लोगों का एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है वो V और I का जब हम ग्राफ बनाएंगे तब एक स्ट्रेट लाइन हमको देता है। ठीक है। तो ये है एक एक्सपेरिमेंटल थिंग। तो एक्सपेरिमेंट करके हमें ये दिया गया है कि अगर V को हम Y एक्सिस की तरफ और I को हम X एक्सिस की तरफ लेंगे और इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। और इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ट्राइगोनोमेट्री का कुछ यूज़ करते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ निकल के आते हैं। ठीक है। हम मान लेते हैं जो भी स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगा निकल के आएगा वो थीटा एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। अब हम एक ट्राइंगल की तरह इसे एज्यूम करेंगे। ये एक ट्राइंगल की तरह एज्यूम करेंगे और इस ट्राइंगल में हम टेन ऑफ थीटा क्या है वो बताएंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये। और ये मतलब क्या है? V है, V का वैल्यू। और बेस मतलब ये I का वैल्यू। टेन थीटा इज इक्वल टू V अपन I। और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ओके। तो किसी भी ग्राफ का अगर हम टेन थीटा निकालेंगे किसी एक जो उसका टेन थीटा है उसे हम स्लोप कहते हैं। तो इस ग्राफ का भी ये क्या होगा? स्लोप। अब V डिवाइडेड बाई I, इसको हम ओम्स लॉ के तरफ से जो है आपका ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू R, अगर हम V डिवाइडेड बाई I लिखेंगे तो क्या निकल कर आता है? R। ओके। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट टेन थीटा इज इक्वल टू R। ओके। टेन थीटा इज इक्वल टू R मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। जब भी हम VI ग्राफ बनेंगे तो उसका जो स्लोप निकल कर आता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका नीट में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, मतलब इसको बेस करके, और हम वो भी डिस्कस भी करेंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया है ना? ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये, लेकिन अब हम इसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे। एक टॉपिक्स है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है
वो देखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन कुछ ऐसे दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस का मतलब वही है, मैंने पहले भी बहुत बार आपको पढ़ाया है। रेजिस्टेंस मतलब फ्लो को रोकना, ठीक है। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई एक कंडक्टर है और उसमें करंट पास हो रहा है तो उसका जो फ्लो होगा उसे रोकने की कोशिश करेगा, उससे प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो है R इज इक्वल टू रॉ इंटू एल अपन ए। और यहाँ पर रॉ जो है ये भी एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है और इसको हम पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। मान लो अगर हम आयरन की बात करें तो उसका रेजिस्टिविटी कुछ अलग आएगा और कॉपर का कुछ अलग आएगा, लेकिन एक ही वैल्यू होगा हर एक मटेरियल के लिए। फिलहाल हम देखते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट ही क्यों होता है रेजिस्टेंस किस जब करंट फ्लो होता है। तो मैंने आपको पहले एक टॉपिक समझाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम। तो इसमें क्या था, अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इस तरफ आकर पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस तरफ आकर नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट जा रहा है आपका इस तरफ और इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका इस तरफ, तो करंट की जो फ्लो है वो कौन रोक रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो रोक रहा है। और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस होगा, इनफाइनाइट होगा। सो ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही करंट को रोकता है। इस वजह से रेजिस्टेंस नाम का एक प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। बड़े ही मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, हम जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ेंगे उसका यूनिट और डायमेंशन देखेंगे। सो यूनिट होता है ओम और इसे ग्रीक लेटर जो है ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको कभी कभी पूछ लेता है फाइवर में। L2 T⁻³ एंड एम्पियर मतलब ये करंट का -2, ठीक है। अब इसे याद रखना। रेजिस्टेंस तो हो गया, अब जो है कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट है रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है और कंडक्टेंस क्या है, करंट के फ्लो को डिटरमिन करता है, ओके। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऑपोजिट। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, 1/R। सो कंडक्टेंस को हम C से सिंबलाइज करते हैं और C इज इक्वल टू 1/R लिखेंगे हम। तो अगर C इज इक्वल टू 1/R है तो इसका यूनिट क्या होगा, 1/ओम होगा और यू में से ओम इनवर्स, और इस ओम इनवर्स को एक अलग से टर्म दिया है सीमेन। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 1/R एंड इसका जो यूनिट है दैट इज ओम इनवर्स और यू में से सीमेन, ओके। अब हम देखा है कि V और I का जो ग्राफ है इसका स्लोप R मतलब रेजिस्टेंस देता है, tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब जब हम ये ऑपोजिट कर लेंगे दैट इज y एक्सिस में हम I लेंगे और x एक्सिस में हम V लेंगे, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा आपका, ये ट्रायंगल से हम निकल सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है दैट इज I अपन बेस क्या है आपका ये V, I/V। तो I/V क्या होगा, 1/R होगा। कौन से फॉर्मूला से, आपका वही ओम्स लॉ से दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो I/V क्या है, 1/R। 1/R मतलब C कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। सो यहाँ से हम स्टार देके 2 पॉइंट लिखेंगे और वो पॉइंट 2 ये है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, जो VI ग्राफ होता है उसका स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस देता है, और जो स्लोप ऑफ IV ग्राफ ऑपोजिट जब हम कर लेंगे तो उसका जो स्लोप होता है दैट इज tan थीटा वो I/V देता है, और I/V का वैल्यू होता है आपका 1/R दैट इज C, और C मीन्स कंडक्टेंस, वो हमें कंडक्टेंस देता है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको MCQ में ये काफ़ी बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन कौन से चीज़ों पर डिपेंड करता है, JEE और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर होता है आपका, उसका लेंथ होता है, ये कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है और लेंथ तो होता है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ से रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है।
R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और ये एक्सपेरिमेंटल है, ये सभी आपको बस याद रखना होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट मतलब आपका यही जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रॉ इंटू एल बाई, यही से आता है, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप क्या देखेंगे कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक क्वांटिटी है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट और एक है टेम्परेचर, मैंने जो आपको बताया कि क्वेश्चन एक करेंगे, लेकिन पहले एक टॉपिक्स कर लेते हैं, वो टॉपिक सही है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, व्हाट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कॉपी कर लेना। आपको दिया है वी आई ग्राफ और दो आपका रेडियस दिया है R1 और R2, और R1 किस टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे है और T2 टेम्परेचर है। सो दोनों क्या है, ओमिक कंडक्टर है, सॉरी ओमिक कंडक्टर है, और दोनों ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। तो जो θ1 पे है मतलब कंडक्टर नंबर 1, उसका रेजिस्टेंस और θ2 एंगल पे जो रेजिस्टेंस 2 है, मतलब कंडक्टर 2 का जो रेजिस्टेंस का ग्राफ है ये दिया है, और वी आई का ग्राफ शो किया है। तो अब हमें बोला है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन R1 एंड R2। सो दोनों कंडक्टर के बीच का रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो क्या है, वो निकालना है। और एक हमें बोला है कि T1 और T2 के बीच का रिलेशनशिप, मतलब दोनों कंडक्टर के टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप। सो हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस इज स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। सो स्लोप क्या होगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टर नंबर 1 है उसके जब हम रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, tan θ1 इज इक्वल टू R1, और 2 का जो लिखेंगे हम tan θ2 इज इक्वल टू R2। बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे एक बात, आपका थीटा ज़्यादा बड़ा है और θ2 ज़्यादा बड़ा है, θ1 ज़्यादा बड़ा है ना, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, एंड वी नो व्हाट, इन tan θ एंड sin θ, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। सो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ θ1 इज ग्रेटर देन tan ऑफ θ2, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो tan ऑफ θ1 का वैल्यू क्या है, R1, ठीक है, और R1 है तो ये क्या होगा, tan θ2 R2। दैट मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर नंबर 1 दैट इज R1 इज ग्रेटर देन R2। और हमने अभी क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से हम ये भी लिख सकेंगे कि T1 इज ग्रेटर देन T2। सो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर R1 इज ग्रेटर देन R2, ये आपका 1 नंबर आंसर हो गया। और 2 नंबर क्या होगा आपका, T1 इज ग्रेटर देन T2। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको बस ये याद रखना होगा, ये याद रखना। मैं PDF भी भेज दूंगा आज के जो लेक्चर हमने पढ़ाया है। ओके, सो आई होप मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज्ञान ज्योति कल्प ज्योति को, और इसे आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।